नमस्कार। चेतना रेडियो 90.4 एफएम के किसान चौपाल कार्यक्रम में चेतना रेडियो के समस्त श्रोताओं का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ के अनुसंधान सेवाओं के निदेशक डॉक्टर विवेक कुमार त्रिपाठी साहब। विवेक कुमार त्रिपाठी साहब कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में वह शख्सियत हैं जिनका नाम कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। चेतना रेडियो और चेतना रेडियो के श्रोताओं का यह सौभाग्य है कि आज वह चेतना रेडियो के श्रोताओं से मुखातिब होकर किसान और किसानी से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और किसान अक्सर इस बात से चिंतित रहता है कि उसे उसकी मेहनत का प्रतिफल पर्याप्त नहीं मिल पाता। कभी मौसम की मार, कभी कृषि में लगने वाली लागत और कभी बाजार में उसकी फसल का उचित मूल्य न मिल पाना उसकी व्यथाओं की एक श्रृंखला है। ऐसी स्थिति में एक महत्वपूर्ण विषय है कि किसानों की आमदनी में वृद्धि कैसे हो। आइए हम सब जानते हैं डॉक्टर विवेक कुमार त्रिपाठी साहब से इसी विषय पर उनकी यह वार्ता। नमस्कार किसान बंधुओं, छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमने विषय चेतना रेडियो के साथ चुना है, किसानों की आय में वृद्धि कैसे की जा सकती है। भाइयों, आप सब जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी 70% के लगभग की आबादी जो है वो किसानी पर निर्भर है। लेकिन जो नए ट्रेंड आ रहे हैं, नई जो हमको दिशा दिख रही है, उसमें हम देखते हैं कि किसानों की आय में खेती से होने वाली आय का प्रतिशत लगातार घटते जा रहा है। आज पूरे भारत में जो किसान भाइयों की औसत आय है वो लगभग 10,500 रुपये प्रति माह की है। अब इस मासिक आय में खेती से आने वाली आय का हिस्सा केवल 36% है। मतलब 4,500 रुपये के आसपास ही जो पैसा किसानी से आ रहा है और थोड़ा पशुपालन से आ रहा है, दूध पालन से आ रहा है। लेकिन किसान के जेब में जाने वाले, औसत किसान के जेब में जाने वाले पैसे का अधिकतम भाग मजदूरी से आ रहा है, जो वो मनरेगा जैसी योजना या दूसरों के खेत में काम करके या आसपास के शहरों में काम करके कमा रहा है। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है कि जो किसान भाई देश के अन्नदाता हैं, अन्न उत्पादक हैं, उनकी आय में खेती का प्रतिशत लगातार कम हो रहा है। पूरे देश में भारत की सरकार या राज्यों की सरकार किसानों की आमदनी में वृद्धि करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। किसी पार्टी स्तर की बात नहीं है। पूरे देश में हम देखते हैं कि सभी जगह सभी राज्य सरकारें और भारत सरकार भी इस दिशा में बड़ा गंभीरतापूर्वक प्रयास कर रही हैं कि किसानों की आय में कैसे वृद्धि हो। किसान भाइयों, भारत अन्न उत्पादन के क्षेत्र में सरप्लस हो चुका है। मतलब हमारे पास इतना अन्न उत्पादन हो रहा है कि हम दूसरे देशों को भी इसका निर्यात कर रहे हैं। जहाँ बफर स्टॉक की बात है चावल गेहूं के, वो भी हमारा बफर स्टॉक से हमारा प्रतिशत चावल का 4 गुना तक बढ़ गया है। लेकिन अभी भी हम दलहन और तिलहन के उत्पादन के क्षेत्र में उतना उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। तिलहन की तो हालत ये है कि लगभग 70,000 करोड़ रुपए हमको हर साल दूसरे देशों से तेल बुलाने में खर्चा करना पड़ता है। यहाँ पर किसान भाइयों के लिए आय में वृद्धि का एक विकल्प है कि हम धान और गेहूं की खेती के साथ साथ, अनाज की खेती के साथ साथ तिलहन की खेती पर भी जोर दें। इसी प्रकार किसान भाइयों से ये हमारा आग्रह रहेगा कि रबी और जायद के मौसम में, पानी के मौसम में यानी खरीफ ऋतु में तो हम बहुत फसल उगाते हैं, लेकिन जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में ही देखते हैं हम कि खरीफ के बाद खरीफ की तुलना में रबी का क्षेत्र बहुत कम है। तो छोटे छोटे पानी की व्यवस्था करके, छोटे छोटे स्रोतों से खेती में पानी की व्यवस्था करके हमको रबी के मौसम का भी रकबा बढ़ाना चाहिए, जायद के मौसम का रकबा बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारे जो संसाधन हैं, हमारा जो मानव संसाधन है, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका भरपूर उपयोग हम कर सकें। इसके साथ ही साथ हम सब वैज्ञानिक समन्वित कृषि प्रणाली पर भी विशेष जोर देते हैं, जिससे आपको वर्ष भर आमदनी मिलती रहे। आप खेती के साथ साथ कृषि, अनाज, दलहन, तिलहन के साथ साथ अपने फसल चक्र में उद्यानिकी फसलों जैसे सब्जी की खेती है, फलों की खेती है और फूलों की खेती है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, सूकर पालन है, बटेर पालन है, इसका भी यदि
समन्वय करें तो आपको नीरा खेती की बजाय समन्वित कृषि प्रणाली में 2 से 3 गुना तक आर्थिक लाभ मिल सकता है। दूसरी बात इसमें यह होती है कि आपकी जोखिम भी इसमें बच जाती है। मान लो खेती आपकी नुकसानदायक हो गई किसी वर्ष पानी के कारण या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, तो आप पशुपालन से, मछली पालन से, इनसे अलग से आय प्राप्त कर सकते हैं। मसाला की खेती बहुत अच्छा है। भारत देश इस मामले में बड़ा भाग्यवान है कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के मसालों की खेती होती है और हमारे मसाले जो हैं विदेशों में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। हम लोग भी जब बाहर जाते हैं, जब भोजन की थाली पर बैठते हैं किसी सामूहिक बैठक में, किसी कॉन्फ्रेंस में, तो लोग बाहर के देशों के लोग अक्सर भारतीय मसालों की चर्चा करते हैं कि आपके मसालों में क्या स्वाद है। और ये हमारे निर्यात से होने वाली राशि का एक बड़ा भाग है मसालों की खेती से, मसालों के व्यापार का। तो हम अपने किसान भाइयों को यही सलाह देंगे, हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरा, राई और विभिन्न प्रकार के अजवाइन, अदरक, इन सारे जो सीड स्पाइसेस कहलाते हैं या जो हमारे मसाले वाली फसलें हैं उनका भी आप उपयोग करें। इसी प्रकार औषधि फसलों की खेती और साथ साथ सुगंधित तेलों की खेती। सुगंधित तेलों में लेमन ग्रास, तुलसी, आपका मिंट है, पुदीना, ऐसा एक निकल के आया है कि छोटे गांव में भी किसान भाई यदि मिलकर खेती करें तो 1 से 1.5 लाख रुपए में आपको तेल बनाने की मशीन मिल जाती है, जो आसपास के 2-4 गांवों के लिए, 2-4 गांवों के किसानों के लिए भी पर्याप्त होगी। और धान गेहूं की तुलना में यदि आप सुगंधित तेलों की खेती करें, मतलब लेमन ग्रास की खेती करें, तुलसी की खेती करें, पुदीना की खेती करें और अपने गांव में ही, बड़ा सिंपल है उसका तेल निकालने का तरीका, आसवनीकरण करके तेल निकालते हैं, तो यदि उसके तेल निकाले जाएं तो आपको अपने उत्पादन को बाहर दूर दूर तक जाके बेचने की जरूरत भी नहीं है और आपके गांव में खुद ही तेल निकाल के उसका बाटलीकरण करके लोग आपके पास लेने के लिए आएंगे। ये भी एक सुगंधित तेलों का जो मार्केट है बहुत बड़ा है, जो किसान भाइयों को बहुत फायदा दे सकता है। खेती का जोखिम कम करने, खेती की लागत को कम करने और अपने उत्पाद को अच्छे दाम पे बेचने के लिए किसान भाइयों को संगठित होने की भी बहुत आवश्यकता है। भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का। उसमें आपको कुछ आर्थिक सहायता भी दी जा रही है, राज्य शासन भी उसमें कई योजनाओं को आपको सहायता देती है, जिससे आप जो आपके फर्टिलाइजर लगना है, आपके खेत में खाद लगना है, उर्वरक लगना है, बीज लगना है, दवाई लगना है, इसके लिए आप बाजार के लोगों से, व्यापारियों से यदि आप संगठित रहेंगे तो उनसे आप मोल भाव कर सकते हैं, थोक में खरीदी कर सकते हैं, जिससे लगभग आपके जो कृषि इनपुट की लागत है वो 30% तक कम हो सकती है। ऐसे उदाहरण हमने अपने छत्तीसगढ़ में, हमारे रायपुर में हमने देखा है। दूसरी बात इसमें फायदा ये होता है कि अपना उत्पादन बेचते समय भी आप मार्केट में जो बैठे हुए दलाल हैं या कोचिए हैं या थोक व्यापारी हैं, उनसे आप मोल भाव कर सकते हैं। हमारे रायपुर में एक अच्छी सोसाइटी है और वो सोसाइटी इतना बढ़िया मार्केट को कंट्रोल करती है, किसानों की सोसाइटी है, वो खुद किसान उसके मेंबर हैं, कि वो अपने रेट पे बेचते हैं। यदि उनको वो दाम नहीं मिल पाते तो वो अपना बड़ा ट्रक करके, परिवहन की व्यवस्था करके आसपास के जिलों में अपने माल को विक्रय करते हैं। उससे ये हो गया है कि व्यापारी अब तय नहीं कर रहे हैं माल का, सब्जी का, फलों का रेट, अब किसान स्वयं कर रहा है। तो मेरा किसान भाइयों से यही अनुरोध रहेगा कि संगठन में ताकत है, आप संगठित होइए अपने लिए और अपने उत्पादन को अच्छे दाम में बेचने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विवेक कुमार त्रिपाठी साहब। आपने किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए उन्हें बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाओं से अवगत करवाया। निश्चित तौर पर आपके जीवन के लंबे अध्ययन और अनुभव का लाभ उठाकर चेतना रेडियो 90.4 FM को सुनने वाले श्रोता भी अपने किसानों की आमदनी में वृद्धि करने में अपना योगदान दे सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि किसान भाई इस वार्ता से लाभान्वित होंगे। बने रहें चेतना रेडियो 90.4 FM के साथ, आपका अपना रेडियो चेतना।